आज के वीडियो में जिस कहानी की समरी लेकर मैं आई हूँ उसका नाम है पेरिल इन पैराडाइज। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बसती है ये कहानी। तो शुरू करते हैं फेलुदा कहानी की अगली सीरीज़ पेरिल इन पैराडाइज, मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। फेलुदा, तोपशे और लाल मोहन बाबू कश्मीर घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। कैलकाटा से दिल्ली ये लोग बाई प्लेन जाएंगे। फिर वहाँ पे जर्नी ब्रेक करके बाई प्लेन ये लोग श्रीनगर जाएंगे। श्रीनगर से पहलगाम, गुलमर्ग और खिलमर्ग भी जाने का प्रोग्राम है। श्रीनगर में ये सारे शिकारा या हाउस बोट में रुकेंगे। वहीं पहलगाम जाके ये लोग टेंट में रहेंगे और गुलमर्ग में रहेंगे ये छोटे छोटे लकड़ी के बने हुए केबिन्स में। श्रीनगर में इन्हें मुगल गार्डन देखना है, झेलम नदी देखनी है, चिनार और यूकेलिप्टस के खूबसूरत पेड़ देखने हैं। वहीं से जाएंगे ये लोग 11,000 फीट की ऊंचाई पे खिलमरगढ़, जहाँ से नंगा पर्वत दिखता है। और ये इतना अच्छा इनका जो प्रोग्राम प्लान हुआ है 2 हफ्तों का है, ये सारे लौट आएंगे। इनकी जर्नी शुरू होती है कैलकाटा के एयरपोर्ट से, जब ये लोग दिल्ली के लिए उड़ान भरते हैं। लाल मोहन बाबू की मुलाकात होती है प्लेन में सुशांत सोम नाम के एक आदमी से, जो एक रिटायर्ड जज का सेक्रेटरी है। रिटायर्ड जज हैं सिद्धेश्वर मलिक। सिद्धेश्वर मलिक के रिटायरमेंट में अभी टाइम था, लेकिन उन्हें एंजाइना का पेन उठ जाता था, इसीलिए वो रिटायर हो जाते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई लोग को फांसी की और मौत की सज़ा सुनाई है। जब फेलुदा लोग उतरते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, तब इनकी नेक्स्ट फ़्लाइट में 3 घंटे का टाइम होता है। और तभी इनकी मुलाकात होती है मिस्टर मलिक से, उनके बेटे से, उनके सेक्रेटरी से। और उनका जो सेक्रेटरी था सुशांत सोम, ये जानता था फेलुदा को कि ये बहुत अच्छे डिटेक्टिव हैं। मिस्टर मलिक बताते हैं कि वो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जा रहे हैं श्रीनगर। उनके साथ उनके डॉक्टर भी थे, उनका बेटा विजय भी था, साथ में उनका सेक्रेटरी भी था। मई के महीने में जहां कलकत्ता में बहुत उमस भरी गर्मी थी, वहीं श्रीनगर में बहुत अच्छा मौसम था। इन्हें गर्म कपड़े भी पहनने पड़ते हैं और ये लोग अपने खूबसूरत शिकारा पे रुकते हैं। शिकारा बुक किया था लाल मोहन बाबू ने। थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रिप था इनका ये। शिकारा के कमरे के में जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ जो रूम बने हैं उसके बाहर थोड़ा ओपन एरिया है और वहीं से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, जहाँ आप ऊपर जाके पूरे जो डल झील है उसका खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। शिकारा के अंदर आने पे सबसे पहले बहुत अच्छा सा एक लिविंग रूम था, जहाँ पे खूबसूरत पेंटिंग्स लगी थी। एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी। उसके बाद आता था डाइनिंग रूम और उसके अंदर था बेडरूम। इन्हें 2 हेल्पर भी मिले थे, जिन्हें हम कुली भी कह सकते हैं। वो लोग इनकी नाव भी चलाएंगे, इनका सामान रखने उठाने का काम करेंगे। वहीं थी डल झील के पास से इन्हें थोड़ी दूरी पे थी 1,000 फीट के ऊपर पे बनी हुई शंकराचार्य की मंदिर, जिसे अशोक के बेटे ने बनवाया था। कुछ दूरी पे निषाद और शालीमार बाग थे और चश्मा वहाँ पे था बहुत अच्छा सा, जहाँ पानी बहुत ही मीठा होता है। वहाँ ये लोग घूमने जाने वाले थे। सारे बैठ के डल झील पे निकलते हैं फेलुदा, तोपशे और लाल मोहन बाबू। इनको जो हेल्पर मिले थे वही इनकी नाव खे रहे थे। कुछ ही दूरी पर वो जो जज थे मिस्टर मलिक, उनके सेक्रेटरी अपने शिकारा के ऊपर खड़े थे। वो उन्हें हाथ हिलाते हैं फेलुदा को और कहते हैं कि वो लोग लौटते समय उनके साथ चाय पिए। फेलुदा जाते हैं लौटते समय। मिस्टर मलिक बहुत खुश होते हैं फेलुदा को देख के। वो कहते हैं कि क्राइम से रिलेटेड तो पूरी ज़िंदगी उनकी बीत गई क्रिमिनल्स के बीच में, लेकिन पहली बार वो आज एक डिटेक्टिव से मिले हैं। बताते हैं मिस्टर मलिक कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कई लोग को डेथ सेंटेंस दिया, लेकिन उन्हें ऐसा करने के बाद मन में बहुत ग्लानि लगती थी, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे केस थे जिसमें ये क्लियर नहीं हुआ था कि जो कन्विक्ट था वो असली कातिल था या फिर वो इनोसेंट था। कई बार ऐसा हुआ कि उन जज ने जब सज़ा सुना दी, फांसी की सज़ा दे दी, तब इन्होंने अपनी डायरी में उस आदमी का नाम लिखकर एक क्वेश्चन मार्क लगाया और उनके मन में हमेशा एक सवाल बना रहा कि ये इनोसेंट था या फिर गिल्टी था। वह फेलुदा से कहते हैं कि इन्होंने अपने इस गिल्ट से निकलने का एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला। जो उनके डॉक्टर हैं, जो उनके साथ में आए हुए हैं, हरिनाथ मजूमदार, वो एक डॉक्टर तो हैं ही हैं, साथ में उनमें एक स्पेशल कला भी है। वो आत्माओं से रिलेशन बना सकते हैं, आत्माओं से कनेक्शन बना सकते हैं।
तो ये क्या करते हैं, जो मिस्टर मलिक हैं, जज, ये उनकी हेल्प लेते हैं ऐसी आत्माओं को बुलाने के लिए जिन पर उनको शक है कि वो गिल्टी थे या इनोसेंट थे। फिर उस आदमी की आत्मा को बुलाया जाता है जो सालों पहले फांसी पे चढ़ाई जा चुकी थी, और उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने ये कत्ल किया था। अगर वो आदमी कहता था कि हाँ उसने कत्ल किया था, तब तो जज को बहुत संतोष आता था। लेकिन अगर वो आदमी कह दे कि नहीं वो इनोसेंट था, कत्ल किसी और ने किया था, तो फिर जज बहुत दुखी हो जाते थे और उस आदमी की आत्मा से कहते थे कि उन्हें माफ़ कर दे। ज़्यादातर केसेस में वो आत्मा यही कहती थी कि मरने के बाद ये सब चीज़ों से, बंधनों से आदमी ऊपर उठ जाता है, इसीलिए उसने जज को हमेशा के लिए माफ़ कर दिया है, पहले ही माफ़ कर चुका था। उसके मन में जज मिस्टर मलिक के प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं है। फेलुदा, लाल मोहन बाबू और तोपशे ये सब सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तब मिस्टर मलिक कहते हैं कि कुछ दिनों में ही वो लोग बुलाएंगे ऐसी आत्मा को। राम स्वरूप रात नाम का एक था कैदी जिसको मौत की सज़ा हुई थी, लेकिन जज को शक है कि ये का क्राइम उसने किया था या नहीं। तो कुछ ही दिनों में ये पूरा किया जाएगा एक्ट, जिसमें वह आत्मा बुलाई जाएगी और तब फेलुदा भी वहाँ पर आ सकते हैं। मिस्टर मलिक ने 24 डायरीज़ लिख रखी थी अपने पूरे कैरियर का, जो भी उनके केसेस आए थे, और अपने सेक्रेटरी के संग मिलके वो इसको एक कहानी का रूप दे रहे थे जो छप के एक किताब बनेगी, और शायद ये किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली थी। खैर, श्रीनगर में घूमते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और फेलुदा को इनविटेशन आता है रात के 10 बजे का, जब आत्मा बुलाई जानी थी। सारे कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। एक गोल मेज़ पे हर तरफ से लोग बैठ जाते हैं। अब बिल्कुल शांति स्थापित की जाती है। उसके बाद जो डॉक्टर थे वो बुलाते हैं आत्मा को, और जब वो बुलाते हैं तब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और जो मिस्टर मलिक थे वो पूछते हैं कि क्या तुम राम स्वरूप राउत की आत्मा हो। अब जो ये डॉक्टर साहब थे मिस्टर मजूमदार, इनकी आवाज़ बिल्कुल बदल जाती है और ये कहते हैं हाँ मैं उसी की आत्मा हूँ। फिर पूछते हैं मिस्टर मलिक क्या तुम्हें 1977 में फांसी की सज़ा हुई थी। डॉक्टर साहब फिर कहते हैं हाँ हुई थी। तब पूछते हैं मिस्टर मलिक कि क्या तुमने वो खून किया था। डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, वो खून मैंने नहीं किया था, मैं बेगुनाह था। पुलिस ने मुझे फंसाया था क्योंकि उस समय पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं थे। ये सुन के मिस्टर मलिक थोड़े उदास हो जाते हैं। फिर पूछते हैं कि अच्छा बताओ फिर खून किसने किया था। तो वो कहता है छेदी लाल ने खून किया था। मिस्टर मलिक पूछते हैं कि क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो राम स्वरूप की आत्मा कहती है कि हाँ, मौत के बाद कोई द्वेष भावना नहीं रह जाती। मैं सालों पहले आपको माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरे परिवार ने आपको माफ़ किया या नहीं। इस पे मिस्टर मलिक कहते हैं कि इससे उनको कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ राम स्वरूप राउत की आत्मा से माफ़ी चाहिए। वो कहती है हाँ मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ। इसके बाद वो आत्मा वापस भेज दी जाती है और उधर डॉक्टर जो थे और जुमदार वो बेहोश हो जाते हैं। उन्हें होश में लाने के लिए पानी के छींटे डाले जाते हैं। वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद यह प्रक्रिया फिर दोहराई जाएगी और फिर एक कैदी की आत्मा को बुलाया जाएगा। ऐसे ही इन लोग कई कैदी की आत्माओं को पहले भी बुला चुके हैं। फेलुदा का मिलना जुलना इन लोग से लगातार बना रहता है, लेकिन इनका जो बेटा था विजय, मिस्टर मलिक का, उसे लत थी ताश खेलने की। वह दिन रात बस जुआ खेलता था। उसे घूमने फिरने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और उसको प्लेन पे ही एक अजनबी आदमी मिल गया था जिससे इसकी दोस्ती हो गई। वह उसे अपने साथ ही ले आया था और दोनों मिलके ताश खेलते रहते थे। इनका सेक्रेटरी भी ताश खेलता था और साथ ही में इनका एक हेल्पर मिला था इन्हें, उसका नाम प्रयाग था, लेकिन वो कभी कभी बहुत ऊंचा सुनता था। इन सब से बहुत घनिष्ठता हो जाती है फेलुदा की, और जो इनकी आगे की जर्नी होती है गुलमर्ग जाने की, ये सब साथ में ही तय करते हैं। गुलमर्ग लगभग 32 किलोमीटर दूर था, वहाँ 28 किलोमीटर तो ये लोग गए उससे, मीन्स कार से गए। उसके बाद जो अंत के 4 किलोमीटर थे वो इन्हें घोड़ा गाड़ी से तय करना था, पहाड़ी एरिया था। सब साथ में होते हैं। उसके बाद इनका प्रोग्राम बनता है कि हम लोग गुलमर्ग से 2000 फीट की ऊंचाई पे खिलन मर्ग एक जगह है, वहाँ पर जाएंगे।
अब ये जो अजनबी आदमी मिला था विजय को, ये भी हमेशा इनके साथ ही जा रहा था, तो फेलुदा की दोस्ती उससे भी हो जाती है। ये पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो बताता है कि मेरा नाम मिस्टर सरकार है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और कलकत्ता का ही रहने वाला हूँ। तो फेलुदा पूछते हैं उससे कि आप देखने में तो बिल्कुल यहीं कश्मीर के लगते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, उसका जन्म कश्मीर में ही हुआ था, 12 साल तक वह कश्मीर में रहा था। फिर वो अपने पापा के संग कलकत्ता चला गया था, कलकत्ता में उनका होटल का बिजनेस था, फिर वो लोग वहीं रह गए। 25 साल के बाद ये कश्मीर लौटा है बचपन की उन मेमोरीज़ को रिलीव करने के लिए। सारे गुलबर्ग में घूमते टहलते हैं। शाम ढलने के बाद फेलुदा, तोपशे और लाल मोहन बाबू अपने उस लकड़ी के केबिन की तरफ बढ़ते हैं। सड़क बहुत सुनसान थी, वहाँ पर लोगों की बस्ती बहुत कम थी। फेलुदा बात करते हुए चले जा रहे थे, तभी बहुत ज़ोरों की आवाज़ आती है और पेड़ से टकरा के कोई चीज़ गिरती है। लाल मोहन बाबू डर जाते हैं। फेलुदा बाल बाल बच गए थे। किसी ने उन पर एक बड़े से पत्थर से अटैक किया था, लेकिन अटैकर जरा सा चूक गया और कान के बगल से होते हुए वह पत्थर जाके पेड़ से टकरा गया। फेलुदा भी घबरा जाते हैं। अगर वह पत्थर उन्हें लग गया होता तो कुछ भी हो सकता था। पहाड़ों पर ढलान होती है, वो नीचे भी गिर सकते थे। लाल मोहन बाबू फेलुदा से कहते हैं कि आपकी जान को यहाँ पर खतरा है। लेकिन खतरा किससे है? अभी तक तो कोई क्राइम भी नहीं हुआ, ना ही वो किसी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। फेलुदा कहते हैं कि ज़रूर कुछ यहाँ पे गड़बड़ है और हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पे कोई क्राइम हो, जिसके लिए फेलुदा को रास्ते से हटाया जाना ज़रूरी है, इसीलिए उन पे पत्थर फेंका जा रहा है। लाल मोहन बाबू फेलुदा से पूछते हैं कि क्या वो अपनी गन लेकर आए हैं? फेलुदा कहते हैं हाँ, वो अपनी गन लेकर आए हैं। अब हमेशा वो अपनी गन अपने साथ रखेंगे अपनी सेफ्टी के लिए। अगले ही दिन सबको खिलन मार्ग के लिए निकल जाना है 2000 फीट की ऊंचाई पे। सभी लोग पैदल चलते हैं सिवाय मिस्टर मलिक के, जो घोड़े पे चलते हैं। सब मिला के 9 लोग थे, जिसमें वो नया अजनबी जो था मिस्टर सरकार वो भी था और इनका जो हेल्पर था प्रयाग वो भी था। सब इकट्ठे बातचीत करते हुए जा रहे थे, तभी ऊपर काफ़ी ऊंचाई पे मिस्टर मलिक कहते हैं कि अरे मेरा बेटा विजय कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रहा। आश्चर्यजनक रूप से विजय कहाँ गायब हो गया, किस समय गायब हो गया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फेलुदा तो उपसे तुरंत नीचे पहाड़ों की तरफ भागते हैं। सभी उनके साथ आते हैं। तब ये देखते हैं कि एक पहाड़ की स्लोप पे एक पेड़ के सहारे विजय टंगा हुआ है। वह बाल बाल बच गया, उसे चोटें आई हैं। विजय कहता है कि वह पहाड़ पे चढ़ रहा था, उसे तो इतना याद है। फिर वह झुक कर एक फूल को देख रहा था, तभी पीछे से गले पर किसी ने हाथ रख के उसे धक्का दे दिया। जिसने भी हाथ रखा था उसने ज़रूर अपने हाथ में एक बड़ी सी अंगूठी पहनी थी, क्योंकि एक ठंडा सा स्पर्श मेटल का उसे गले पे लगा था। ये मुड़ के देख नहीं पाया कि वो आदमी कौन था। खिलमर्ग पर हुई इस घटना के बाद विजय बहुत डर गया। खिलमर्ग पहुंचने के बाद वह फेलुदा से मिलने आता है। फेलुदा उससे पूछते हैं कि क्या कोई उसका दुश्मन है या क्या उसी किसी से खतरा हो सकता है। विजय बताता है कि उसका एक बड़ा भाई हुआ करता था जो अमेरिका में जॉब करता था, लेकिन उसकी कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई। उसकी माँ की भी मृत्यु हो चुकी है 2 साल पहले, और उसकी एक बहन जीवित है जो भोपाल में रहती है। विजय बताता है कि उसका जो जीवन था बहुत संघर्ष भरा रहा। वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया अपने पिता की तरह, क्योंकि उसे कम उम्र में ही ड्रग्स की लत लग गई थी। वे बहुत बुरी संगति में फंस गया था। लेकिन फिर उसे एक गुरु महात्मा का सानिध्य मिलता है। उनके सानिध्य में आके उसका जीवन बदल जाता है और वह इन सब रीति जो खराब काम करता था उनसे वो बाहर निकल जाता है। अब वह ना ड्रग्स लेता है ना बुरे लोगों के साथ में है। हाँ, उसे अभी भी ताश खेलने की लत ज़रूर है और वह अपनी कमाई के लिए एक प्राइवेट फर्म में काम करता है। उसके पिता ने उसको नौकरी लगवा दी थी। वो अपने पिता के लिए भी चिंतित है कि उन्हें क्यों इतनी चिंता रहती है। जो वर्डिक्ट्स उन्होंने इतने साल पहले दिए थे, मौत की सज़ाएं, उसके लिए उन्हें आज भी दिल में कचोट है कि उन्होंने शायद कभी कभी किसी इनोसेंट को भी फांसी पे चढ़ा दिया। और वो इस बात से चिंतित है कि पिता को उनके हार्ट बहुत वीक हो चुका है इन सब कारणों से। फेलुदा उसे डॉक्टर मजुमदार के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि यहाँ 15 सालों से वो पापा के साथ में हैं और पापा का इलाज करते हैं उसके। लेकिन पिछले 5 सालों से वो ऐसे आत्मा बुलाते हैं और आत्मा से उनके पिता जो हैं वो बात करते हैं। मिस्टर मलिक ने अपनी डायरी भी मेंटेन की हुई है, 24 डायरियाँ मेंटेन की हुई हैं, जिसमें उन्होंने सब कुछ लिख रखा है उन सारे केसेस के बारे में।
और इस पे उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जानी है। जब भी उन्हें शक होता था किसी अपने ऐसे वर्डिक्ट के ऊपर, जब उन्हें फ़ैसला सुनाया उन्हें शक है कि इस आदमी शायद इनोसेंट हो सकता है, तो उस आदमी के आगे ये क्वेश्चन मार्क लगा देते थे लाल रंग से और फिर उसी की आत्मा को बुलाया जाता था। ऐसे ही फिर से वहाँ पर दोबारा ये सीन होने वाला है, आत्मा फिर से बुलाई जाने वाली है। डॉक्टर मंजुमदार जो हैं वो फिर से आत्मा बुलाएंगे किसी मिस्टर सप्रू की। फिर से वही सब सीन रिपीट होता है। रात के 10 बजे फेलुदा लोग गोल टेबल पे बैठते हैं। मिस्टर डॉक्टर मंजुमदार फिर से आत्मा को बुलाते हैं और मिस्टर मलिक फिर से प्रश्न करना शुरू करते हैं, क्या तुम सप्रू की आत्मा हो? आत्मा कहती है हाँ। क्या तुमने वह कत्ल किया था? आत्मा कहती है नहीं। फिर कत्ल किसने किया था? कत्ल हरिदास भगत ने किया था। पुलिस के पास ज़्यादा एविडेंस नहीं थे, इसीलिए मुझे फंसा दिया गया। फिर डॉक्टर मिस्टर मलिक पूछते हैं कि क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? सप्रू की आत्मा कहती है हाँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। 1978 में उसे फांसी हुई थी, पर वो उसकी आत्मा कहती है कि मैं नहीं जानता कि मेरे परिवार ने आपको माफ़ किया या नहीं। फिर से मिस्टर मलिक कहते हैं कि उन्हें इससे परवाह नहीं कि उसके परिवार ने उसे माफ़ किया या नहीं, वो उसे माफ़ कर दे, बस यही बहुत है। इसके बाद फिर से वह आत्मा चली जाती है। डॉक्टर मंजुमदार बेहोश हो जाते हैं, उन्हें होश में लाया जाता है। वो फिर से काफ़ी वीक महसूस कर रहे थे। फेलुदा वापस आते हैं, लेकिन फेलुदा बहुत उदास हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर जिस लिए आत्मा बुलाता है वो तो एक साइंटिफिक पर्सन है, वो इस तरह के काम क्यों करता है, पहले तो उन्हें यही समझ में नहीं आता। दूसरी बात, जो मिस्टर मलिक हैं, इन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि उस परिवार ने इनको माफ़ किया या नहीं किया। इन्हें सिर्फ मतलब है कि उस आत्मा ने इनको माफ़ किया या नहीं। और फिर जब वो आत्मा बताती थी मेन कल्प्रिट का नाम, जिसने खून किया है, वो तो आज भी आज़ाद घूम रहा है। तो मिस्टर मलिक जो थे वो कभी भी ये कोशिश नहीं करते थे कि असली खूनी को पकड़ाया जाए। ये सब बातें मिस्टर मलिक की फेलुदा को अच्छी नहीं लगती। लेकिन तभी अगली सुबह एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब खबर मिलती है। मालूम पड़ता है कि वो जो लकड़ी के केबिन जिसमें इन लोग रह रहे थे, किसी ने रात में आके मिस्टर मलिक का, उस जज का खून कर दिया। उसकी छाती पे कई वार किए गए, तब भी कातिल को चैन नहीं पड़ा, तो उनका सर फोड़ दिया गया और साथ ही उनकी कीमती अंगूठी जो उन्होंने हीरे की पहनी हुई थी उंगली में, वह अंगूठी भी गायब हो चुकी है। सबसे पहले पूछताछ होती है डॉक्टर मजुमदार से, जो उसी केबिन के बगल वाले केबिन में सो रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी आहट नहीं हुई कि कब मिस्टर मलिक को मार दिया गया। इस पे डॉक्टर मजुमदार कहते हैं कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आती है, वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, इसलिए थकने के बाद जब वो रात में सोते हैं तो उन्हें कोई होश नहीं रहता। दूसरा शक जाता है उस नौकर प्रयाग पर जो बहुत ऊंचा सुनता था। उस पे उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें कोई आहट नहीं हुई कि तुम्हारे मालिक का खून किया गया? वो कहता है कि नहीं, वो तो ऐसे भी ऊंचा सुनता है, उसे कोई भी आहट नहीं हुई रात में। लेकिन पुलिस को प्रयाग पर बहुत गहरा शक है। उसके बाद शक जाता है विजय के ऊपर, इनके बेटे के ऊपर, क्योंकि हो सकता है इनके पिता ने कुछ ऐसे विल लिख रखी हो जिसमें शायद प्रॉपर्टी विजय को नहीं मिलनी हो, क्योंकि विजय की भी जो हरकतें थी ठीक नहीं थी। वह जुआ बहुत खेलता था, जुए में पैसा भी हारता था। फिर जाता है शक सुशांत सोम के, उनके सेक्रेटरी के ऊपर, लेकिन सुशांत सोम के पास कोई खास मजबूत दिखाई नहीं दे रहा था कारण वो क्यों मारेगा। हाँ, ये बात अलग है कि मिस्टर मलिक जो थे वो अपने सेक्रेटरी मिस्टर सुशांत पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे और सुशांत उनकी ज़िंदगी के कई राज भी जानता था। हो सकता है वो ब्लैकमेल करता हो अपने मालिक को ऐसे ही कोई राज को लेकर, लेकिन अभी भी कुछ साफ रूप से कहा नहीं जा सकता था। फेलुदा उस पूछताछ की लिस्ट में मिस्टर सरकार का नाम भी शामिल करते हैं। मिस्टर सरकार वही अजनबी आदमी जो विजय को एयरपोर्ट पे मिला था और इनके साथ ही शिकारा पे रुकने भी आ गया था। पुलिस पूछती कि मिस्टर सरकार का इससे क्या लेना देना, लेकिन फेलुदा कहते हैं कि नहीं, उन्हें भी लिस्ट में रखा जाए और जब तक यह केस सॉल्व नहीं होता है वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। मिस्टर सरकार को बुलाया जाता है, उनसे भी पूछताछ होती है। वो बताते हैं कि वो कलकत्ते के रहने वाले हैं, उनके पिता भी वहीं के रहने वाले हैं। उन्होंने भी बहुत बड़ी सी एक अंगूठी पहन रखी थी जिस पे एस लिखा था। तो पूछते हैं फेलुदा कि एस का क्या है इनिशियल, तो कहते हैं कि सरकार जो मेरा सरनेम है वही इनिशियल मैंने अंगूठी में
लिख रखा है। अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है, लेकिन फेलुदा रात भर कुछ सोचते रहते हैं और सुबह वह पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और तोपशो को बताते हैं कि वो बहुत ज़रूरी काम से श्रीनगर जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। इधर पुलिस पीछे में प्रयाग को, उस नौकर को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक के घेरे में वही था। वही फिर से होता है जो इस पूरी कहानी में होता आया है कि एविडेंसेस की कमी में जो एक बेचारा आदमी होता है वही अरेस्ट कर लिया जाता है। फेलुदा जब लौटते हैं, उन्हें यह बात मालूम पड़ती है कि प्रयाग को अरेस्ट कर लिया गया है, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, जब तक कातिल साबित नहीं हो जाता, इस तरह से ठीक नहीं किसी भी बेगुनाह को पकड़ लेना। फिर से मीटिंग बैठती है और सारे लोग बुलाए जाते हैं। तो मिस्टर सरकार थे, प्रयाग था, विजय था, मिस्टर सोम थे और वो डॉक्टर साहब भी थे। सबसे पूछताछ होते होते अचानक से फेलुदा कहते हैं प्रयाग से, जो कोने में बिल्कुल बेचारा सा खड़ा था, तुम्हारा नाम क्या है प्रयाग? वो दोबारा फिर पूछते हैं, प्रयाग तुम्हारा नाम क्या है? तब प्रयाग अचानक से कहता है कि मेरा नाम प्रयाग है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तब प्रयाग कहता है कि पूरा नाम प्रयाग मिश्र है। फेलुदा उससे कहते हैं कि तुम ठीक से सोच लो, क्या तुम्हारा नाम प्रयाग मिश्र ही है? वो कहता है हाँ। वे कहते, तुम कभी कभी बहुत ऊंचा सुनते हो, खास करके जब तुम्हारा कोई नाम पुकारता है, और तुमने अपने हाथ पे टैटू क्यों बनवा रखा है जिस पे एच और आर लिखा है? प्रयाग फिर कहता है कि उसका नाम तो प्रयाग ही है। तब अचानक फेलुदा के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो कहते हैं नहीं, तुम्हारा नाम प्रयाग मिश्र नहीं, तुम्हारा नाम हनुमान राउत है, और तुम पिता हो राम स्वरूप राउत के, जो 1977 में फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तुम बदला लेने आए हो उसके पिता से, और इसीलिए तुमने विजय को मारने की कोशिश की उस रोज़ पहाड़ से धक्का देके। बहुत घबरा जाता है प्रयाग। वो कहता है हाँ हाँ, वो राम स्वरूप राउत का पिता है, लेकिन उसने मिस्टर मलिक को नहीं मारा, क्योंकि वो उसे मारना चाहता ही नहीं था। वह तो विजय को मारना चाहता था। वह चाहता था कि मिस्टर मलिक उसी दुख को झेलें जो दुख उसने झेला है, अपने बेटे के बिछोह का। लेकिन विजय उस रोज़ बच गया। वह कहता है, वह कसम खाता है कि उसने अपने मालिक को नहीं मारना, ना वो मारना चाहता था। फेलुदा फिर चुप हो जाते हैं और अब उनकी शक की सुई जाके ठहरती है मिस्टर सरकार पे। मिस्टर सरकार वही अजनबी आदमी जो विजय को मिला और वहाँ से उनके साथ हो लिया। वह फिर से पूछते हैं कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है? वह कहता है मेरा नाम सरकार है। कहते हैं नहीं, इस नाम का कोई भी आदमी प्लेन से उस रोज़ ट्रैवल ही नहीं कर रहा था श्रीनगर से, उन्होंने पता किया है, बल्कि तुम्हारा नाम सप्रू है, और तुम मनोहर सप्रू के बेटे हो। वही मनोहर सप्रू जो 1978 में जिसको फांसी चढ़ा दी गई थी, और वह बेगुनाह था, और तुम अपने पिता का बदला लेने आए हो, और तुमने ही मिस्टर मलिक को मारा है। तुम्हारा कोई प्लान नहीं था पहले, लेकिन प्लेन में बातचीत में तुम पहचान गए कि ये वही जज है जिसने तुम्हारे पिता को मौत की सज़ा दी थी। तुमने झट से अपना नाम बदल लिया। तुम्हारा जो अंगूठी पे इनिशियल एस है, वो सरकार का नहीं बल्कि सप्रू का है। तुमने सरकार नाम बताया अपना, इनसे दोस्ती गाठी, और मौका पाते ही तुमने अपना बदला पूरा कर लिया। सप्रू कहता है कि हाँ, उसी ने मारा है। छाती पे मार मार के उसने मिस्टर मलिक को मारकर अपने पिता के खून का बदला लिया है। एक तरह से मिस्टर मलिक ही तो कातिल थे, जो उन्होंने एक इनोसेंट आदमी को फांसी की सज़ा दी। लेकिन वो जो अंगूठी थी वो उसने नहीं चुराई, ना ही उसने मिस्टर मलिक के सर को डंडे से मार के फोड़ा था। वो नहीं जानता कि ये काम किसने किया। अब फेलुदा देखते हैं विजय की तरफ। विजय की आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। उन्होंने पूछा विजय से कि विजय, तुम्हारे ऊपर तो बहुत कर्ज था। उस कर्ज को चुकाने के लिए तुमने अपने पिता की वह अंगूठी उनके मृत शरीर से उतार ली, और तुम्हें शक था कि कहीं तुम्हारे पिता भी जिंदा ना हो, इसीलिए तुमने डंडे से उनका सर फोड़ के उन्हें मार डाला। तुम्हें भी सज़ा होगी। सज़ा तो सरकार को भी होगी। ये तो कोर्ट तय करेगा कि किसको क्या सज़ा मिलनी है। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया, जो मेरा डिटेक्टिव का काम था। मैंने सारे जो पेच थे वो खोल दिए हैं। अब आगे पुलिस तय करेगी और कोर्ट तय करेगी। विजय कहता है कि उसे नहीं मालूम था कि उसके पिता उसके लिए
विल में कुछ छोड़ के जा भी रहे हैं कि नहीं। उसके ऊपर बहुत कर्ज था। उसने जब देखा कि सरकार उन्हें मार रहा है, तब उसने जाके वो अंगूठी उतार ली जिसको बेच के वो अपना सारा कर्जा चुका सकता था। इस तरह फेलुदा एक बहुत ही पेचीदा ये केस सॉल्व कर देते हैं और एक तरह से वो फिर एक इनोसेंट को बचा लेते हैं, वो प्रयाग नौकर को, जो सज़ा काटता अपने मालिक को मारने के जुर्म में। और फिर से ये जो चेन थी इनोसेंट को सज़ा मिलने की, यह चलती ही रहती। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहे मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।